अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड इंक्रीज और डिक्रीज, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन लिया था। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन था, सेशन नंबर 2, उसमें हमने बिजनेस साइकिल और अकाउंटिंग साइकिल को स्टार्ट किया था और अकाउंटिंग साइकिल अभी हमारा ऑन द गो था। अकाउंटिंग साइकिल में अकाउंटिंग साइकिल के फर्स्ट स्टेप के तौर पर हमने सबसे पहले एंट्रीज को एनालाइज करना सीखा था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे किया जाए, कैसे देखा जाए कि क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। आज हम इससे आगे का स्टेप करते हैं। बेसिकली एनालाइजेशन जो होती है ये रिटन फॉर्मेट में नहीं होती। ये आमतौर पर अकाउंटेंट्स अपने जहन में इसको कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं ट्रांजेक्शन्स को। शुरू में जब हम अभी इतने एक्सपर्ट नहीं होते तो हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो उस वक्त हमें उन ट्रांजेक्शन्स को इस फॉर्मेट पे एनालाइज कर लेना चाहिए, ताकि हम आसानी से और सही अंदाज से उसको ट्रांजैक्शंस को समझ सकें और देख सकें कि क्या चीज़ डेबिट में हो रही है और क्या चीज़ क्रेडिट में जा रही है। अब आते हैं हम अपने जर्नल लेजर की तरफ, सॉरी जर्नल जर्नल। सबसे पहले हम अपना जर्नल जर्नल बनाएंगे और उसके बाद फिर हम अपना जर्नल लेजर बनाएंगे। जर्नल जर्नल एक 5 कॉलम जर्नल जर्नल होता है। इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहला कॉलम डेट का होता है, उसके बाद पार्टिकुलर्स, फिर पोस्ट रेफरेंस, फिर डेबिट और क्रेडिट। याद रखिए, जब अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो बुक्स में इसको 2 कॉलम जर्नल जर्नल कहा जाता है। 2 कॉलम जर्नल जर्नल रेफर्स टू द डेबिट एंड क्रेडिट। बाकी इन 3 चीज़ों की तरफ यानी डेबिट, डेट, पार्टिकुलर और पोस्ट रेफरेंस की तरफ रेफर नहीं किया जाता। आजकल ऑफिसेज में, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, किसी भी ऑफिस में जाएं, तो वहाँ ज़्यादातर काम कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हो रहा होता है अकाउंटिंग का, जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसके बावजूद बहुत सारा काम ऐसा होता है जो एक अकाउंटेंट को, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले फाइनेंस असिस्टेंट को या फाइनेंस मैनेजर को भी एक्सेल पर करना पड़ता है। इसलिए मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग इस कोर्स के बाद एक्सेल का कोर्स भी कर लें और एक्सेल के ऊपर भी कमांड हासिल कर लें, ताकि जब आप लोग मार्केट में जाएं तो आप फुली, मुकम्मल तौर पर अपने, कहना चाहिए कि अपने असलहे से आप लैस होना चाहिए तो ताकि आपको फिर मार्केट में किसी किस्म की परेशानी ना हो। ओके। 2 कॉलम जर्नल जर्नल या 3 कॉलम जनरल जर्नल में सबसे ऊपर कंपनी का नाम आता है। हमारे इस कंपनी का नाम, क्या हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ रखा था? नहीं, हमने क्वेश्चन में देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम नहीं है। हम एक बार तो फिर देख लेते हैं। जी, हमने ये जो एग्जाम्पल की थी, इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम डिफाइन नहीं किया हुआ। जब ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिफाइन नहीं होता, तो उस सूरत में जो प्रोप्राइटर होता है, यानी जो ऑनर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के नाम से ही बिजनेस का सेटअप बनाया जाता है। तो ये अब जो हम जर्नल जर्नल बनाएंगे, ये जर्नल जर्नल बेसिकली मिस्टर इमरान के नाम से बनेगा, क्योंकि बिजनेस शुरू करने वाले जो शख्स हैं उनका नाम है मिस्टर इमरान। अब मिस्टर इमरान एंटरप्राइजेस कर दें आप इसको, मिस्टर इमरान एंड ब्रदर्स कर दें, या कुछ भी नाम आप हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद हम हेडिंग डालते हैं जनरल जर्नल। ठीक है, और उसके बाद फिर पीरियड मेंशन किया जाता है कि किस पीरियड के लिए ये बन रहा है। सो दिस जर्नल जर्नल इज बेसिकली फॉर द मंथ ऑफ मई। देखें, ट्रांजैक्शंस जो हमारी आ रही हैं वो 2 मई से लेकर, आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 मई से लेकर हमारी ट्रांजैक्शंस और शुरू ही हैं, और जो हमारी लास्ट जो ट्रांजैक्शन है दैट इज़ ऑन 31 मई। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ 2018। एनालाइज
हम अपनी पिछली क्लास में एनालाइज करना सीख चुके हैं। पिछले सेशन में हमारी पहली जो ट्रांजैक्शन जो हमने एनालाइज की थी दैट वाज ऑन 2 मई। तो आप जर्नल में सबसे पहले कॉलम में आप डेट डाल देंगे, 2 मई, मई 2, 2018। ओके, एक चीज याद रखिए, नॉर्मली हम जब डेट डालते हैं, अब ये एक एक्सेल का फॉर वो है पार्ट है। नॉर्मली जब हम डेट डालते हैं तो हम लिखते हैं टू, मतलब पहले डे डे मेंशन करते हैं, फिर मंथ मेंशन करते हैं, और उसके बाद फिर हम ईयर मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो एक्सेल इसको एक्यूरेट फिगर्स में नहीं लेगा। एक्सेल बेसिकली जिस फॉर्मेट में लेता है उसमें पहले मंथ मेंशन करना होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया। मैं दोबारा से लिखता हूँ, देखें, पहले हमने मंथ मेंशन किया, उसके बाद फिर पहले मंथ, उसके बाद फिर डे, उसके बाद फिर ईयर। ठीक है, अब ये इसको 2 मई 2018 के तौर पर लेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमने देखा था कि चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे पास दो किस्म के चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, कैश और ऑनर इक्विटी। कैश हमारा इंक्रीज हो रहा था इसलिए डेबिट में आ रहा था, जबकि ऑनर इक्विटी हमारा क्रेडिट में आ रहा था। तो हम यहाँ पर कैश को डेबिट में लिख देंगे 150,000, और ऑनर इक्विटी को क्रेडिट में लिख देंगे हम 150,000। ठीक है, अब आ जाए आगे। नेक्स्ट फिर हमारा ऑनर इक्विटी का पार्ट था, ऑफिस फर्नीचर आ रहा था। तो हमारे पास ये 2 मई को ही है ट्रांजैक्शन जिसमें फर्नीचर डेबिट हो रहा है और ऑनर इक्विटी क्रेडिट हो रहा है। तो अगेन हमारी यही ट्रांजैक्शन आएगी। 2 मई सिमिलर ट्रांजैक्शन होगी। अब कैश की जगह पर फर्नीचर आ गया। कैश की जगह फर्नीचर आ गया क्योंकि ऑनर ने अपनी जेब से फर्नीचर पे किया है अपने घर से या अपने पास से, और ऑनर इक्विटी एज इट इज आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, क्योंकि हमने देखा था कि ऑनर इक्विटी इस केस में भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है, जिस ट्रांजैक्शन को ऑनर ने फर्नीचर इन्वेस्ट किया है तो फर्नीचर डेबिट हुआ, क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट में आ जाएगा। ऑनर इक्विटी का हेड ऑफ अकाउंट भी ऑनर इक्विटी है, और ये भी इंक्रीज हो रही है। ऑनर इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे आ जाती है। हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन है कि हमने शॉप रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है शॉप का 20,000, और ये भी 2 मई पे हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। 20,000 के हमने शॉप रेंट पे, सॉरी, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है। तो इसमें अगेन हमारे पास ये दो हेड्स आ रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड कैश। सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट में आ रहा है 20,000, और कैश हमारा क्रेडिट में आ रहा है 20,000 से। तो हम फिर से 2 मई पे एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हमने देखा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है विद 20,000, उसको हमने डेबिट कर दिया, और इसके लिए हमने दिया है कैश, तो 20,000 हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश एसेट है और इस कंडीशन में ये एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 3 मई। इक्विपमेंट परचेज किया है 15,000 रुपये का कैश पर। ऑफिस इक्विपमेंट, एनी काइंड ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट हमने परचेज किया है 15,000 रुपये का कैश पे। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि इक्विपमेंट हमारे पास आ रहा है, तो हमारा एसेट जो कि इन टर्म्स ऑफ इन शेप ऑफ एसेट, एसेट जो कि इन शेप ऑफ इक्विपमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है 15,000 से, और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है 15,000 से। आइए इस ट्रांजेक्शन को अब जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। इक्विपमेंट
डेबिट एंड कैश क्रेडिट 15,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने सामान परचेज किया है, गुड्स या इन्वेंट्री परचेज की है, गुड्स फॉर सेल परचेज किया हमने 50,000 ऑन कैश। सॉरी, ये ट्रांजैक्शन थी ऑन 3rd ऑफ मई और हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 7th ऑफ मई। इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। 7th ऑफ मई हमने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स या मर्चेंडाइज या आप इसको इन्वेंटरी भी कह सकते हैं। 50,000 से, जबकि इसके लिए हमने पे किया है कैश, तो हमारा एसेट डिक्रीज हो गया 50,000 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स परचेज किए हैं अगेन ऑन द सेम डे 20,000 के, लेकिन अब हमने ये परचेज किया है ऑन क्रेडिट। तो आपके गुड्स या मर्चेंडाइज या इन्वेंटरी जो आप परचेज कर रहे हैं वो डेबिट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास पहले 50,000 के आपने परचेज किए थे, तो पहले 0 से 50,000 हो गए थे। अब हमने 50,000 के बाद मजीद 20,000 के परचेज किए हैं, तो मजीद गुड्स हमारे पास बढ़ गए हैं, ठीक है, 20,000 से। इस दफ़ा हमने कैश पे नहीं किया, बल्कि इस दफ़ा हमने क्या किया है, उधार पे परचेज किया है। जो उधार हमने देना होता है, जब हम उधार पे कोई सामान परचेज करेंगे तो वो उधार हमने देना होगा। तो जो उधार हमने देना होता है उसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। यहाँ पर जिस कंपनी से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमने परचेज किया है उसका नाम है खलील एंड सन्स। तो ये अकाउंट पेएबल खलील एंड सन्स है बेसिकली। तो डेबिट में अब आ जाएगा अकाउंट्स पेएबल खलील एंड सन्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 14th ऑफ मई को हमने सामान बेचा है इकराम ब्रदर्स को। 21,000 रुपये का सामान है जो कि हमने उनको 30,000 रुपये का बेचा है उधार पे। यहाँ पर हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट किया गया है, इस ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। हमें बता रहे हैं कि सामान हमने बेचा कितने में है, 30,000 में। सामान की एक्चुअल वर्थ कितनी थी, 21,000। इसे हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जर्नल लेजर में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए हम इसको 20,000 को रिकॉर्ड नहीं करते। हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जो इस वक्त ऑक्यूर हो रही है उसे रिकॉर्ड करेंगे। देखें, ये 30,000 तो सॉरी 21,000 तो उस वक्त रिकॉर्ड हुआ जब हमने ये सामान परचेज किया था, ठीक है। देखिए, हमने दो मरतबा सामान परचेज किया है। एक मरतबा हमने 50,000 का परचेज किया है, एक मरतबा हमने 20,000 का परचेज किया है। तो जब हमने ये परचेज किया है तो 21,000 इज पार्ट ऑफ दैट 70,000, ठीक है। ये जो 70,000 का हमने सामान 7th ऑफ मई को परचेज किया था, 21,000 वाज पार्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। इस वक्त क्या ट्रांजैक्शन हो रही है कि हम इकराम ब्रदर्स को सामान बेच रहे हैं उधार पर 30,000 रुपए का, ठीक है। हमने इसको एनालाइज किया था कि अकाउंट रिसीवेबल इकराम ब्रदर्स, क्योंकि ये हमने उधार पे बेचा है, तो जो उधार हमने लेना होता है, वसूल करना होता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। और ये हमने रिसीव करना है इकराम ब्रदर्स से, तो हमने इसको नाम दे दिया अकाउंट्स रिसीवेबल इकराम ब्रदर्स, ठीक है। ये एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, 30,000 से डेबिट हो जाएगा। जबकि सेल्स सेल्स हमारा रेवेन्यू है, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं, तो ये हमारी सेल्स हुई, सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है 30,000 से। आइए इसको जर्नल लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। डेट है हमारी, सॉरी मैंने अगेन जर्नल लेजर बोल दिया, हम अभी जर्नल जर्नल बना रहे हैं, जर्नल लेजर हम इसके बाद बनाएंगे। इस ट्रांजैक्शन में डेट है 14th ऑफ मई, जबकि हमने किया है सेल्स, तो हमें मिलेगा अकाउंट्स रिसीवेबल। और ये अकाउंट रिसीवेबल है इकराम ब्रदर्स का।
The amount is, what was the amount? 30,000 rupees. और ये है हमारा रेवेन्यू या सेल्स, आप इसको रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, 30,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी 14th ऑफ मई पे थी। हमने सामान बेचा कैश में 10,000 रुपए का, जिसकी वर्थ थी 7,000। अगेन ये वही है, 7,000 वॉज द पार्ट ऑफ दैट 50,000 एंड 20,000। ठीक है, तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इस वक्त जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो बेसिकली हम सामान बेच रहे हैं, और कितने का बेच रहे हैं? 10,000 रुपए का सामान बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 10,000 रुपए में बेच रहे हैं सामान। ओके, तो इसमें हमने देखा था कि हमारा कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रहा है। हम वहाँ पर यही ट्रांजेक्शन कर देंगे अपने जर्नल में। 14th ऑफ मई को हमारा ये जर्नल रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें हमें कैश मिला है और अमाउंट है कैश का 10,000। और कैश क्यों मिला है? क्योंकि हमने सेल्स की है 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी कि मिस्टर इमरान ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 17th ऑफ मई को ड्राइंग्स की है कैश 5,000 से। 17th ऑफ मई को ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स के तौर पर उन्होंने सामान नहीं लिया बल्कि कैश दिया है। अगर वो सामान लेते तो हम यहाँ पर इन्वेंटरी को रिड्यूस कर देते, यानी गुड्स, मर्चेंडाइज या इन्वेंटरी, इसको हम रिड्यूस कर देते, यानी इसको हम डेबिट साइड पे, सॉरी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देते, जबकि इसकी डेट थी हमारी 17th ऑफ मई। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है 20th ऑफ मई। खलील एंड सन्स को, जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा था, और हमने उनसे सामान खरीदा था 20,000 रुपीज़ का, हमने उनके अकाउंट का 50% उनको पे ऑफ कर दिया। ये ट्रांजैक्शन हो रही है 20th ऑफ मई को। हमने क्या किया है? हमने खलील एंड सन्स को 50,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं। देखें, खलील एंड सन्स उधार है और हमारे ऊपर लायबिलिटी है। हमने उससे सामान लिया था और हमने उसके पैसे देने थे। जब हमने पैसे देने थे उस वक्त हमने उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर, सॉरी क्रेडिट में रिकॉर्ड किया था। आज हम उसके पैसे दे रहे हैं, जो उसका टोटल अमाउंट है उसका 50% अमाउंट हम दे रहे हैं। ट्रांजेक्शन हमें यही बता रही है कि टोटल अमाउंट का 50% ऑफ हिज अकाउंट, उसका जितना टोटल अकाउंट है, जितना टोटल अमाउंट है पेएबल, उसमें से हमने 50% पे कर दिया। ठीक है, और ये पे ऑफ किस मद में किया है? कैश की मद में किया हमने। किस शक्ल में किया है? कैश की शक्ल में किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 25th ऑफ मई को हमें इकराम ब्रदर से पेमेंट रिसीव हो गई। ट्रांजेक्शन ऑक्यूर्ड ऑन 25th ऑफ मई। हमें कैश मिला है 20,000 रुपीज़, और ये कैश कहाँ से मिला? अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में, इकराम एंड ब्रदर्स के अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो 29th ऑफ मई पे ऑक्यूर हुई है। इसमें हमारे पास तीन अकाउंट्स आ रहे हैं बेसिकली। सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, और इन दोनों के अगेंस्ट में हमने कैश पे किया है तो वो क्रेडिट हो रहा है। 29th ऑफ मई। हमने क्या किया? हमने 15,000 सैलरीज दी हैं, 10,000 यूटिलिटी एक्सपेंसेस दिया है, और कैश हमने 25,000 पे किया है। 15,000 सैलरीज, 10,000 यूटिलिटी एक्सपेंसेस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25,000 हो जाएगा, जो कि हमने कैश में पे किया है। ओके, next step is our last transaction which occurred on 31st of May 2018। हमने शॉप रेंट पे किया है 8,000 रुपए का।
31 May, shop rent expenses at 1,000 rupees. So this is it. हमारा जितनी ट्रांजैक्शंस थी, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस थी, उन सबको हमने रिकॉर्ड कर दिया जर्नल के अंदर। जब आप जर्नल बना लेते हैं तो इसी से फिर बनता है जर्नल लेजर। डिफरेंट काइंड के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। एक होते हैं टी अकाउंट लेजर्स और एक होते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर्स। ठीक है, हम यहाँ पर बनाएंगे सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर्स, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पर भी सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ फॉर्म ऑफ लेजर बन रहे होते हैं। फॉर्मेट उसका भी यही होता है, सबसे पहला कॉलम डेट का होता है। एक मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लूँ इसकी। ओके, सबसे पहला कॉलम हमारे पास डेट आता है, उसके बाद पार्टिकुलर्स, फिर पोस्ट रेफरेंसेस, फिर डेबिट क्रेडिट एंड देन बैलेंस। ठीक है। अच्छा, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, उसके बाद जर्नल की जगह अब आ जाएगा जर्नल लेजर, और उसके बाद ऑब्वियसली फॉर द मंथ ऑफ। एंड देन इसमें एक और चौथी चीज भी आती है विच इज द अकाउंट नेम। देखिए, जर्नल में हम सारे जितने भी हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं उन सब को हम पार्टिकुलर्स के तौर पर लिखते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हर एक अकाउंट को इसमें से सेपरेट कर रहे होते हैं। देखिए, ये अकाउंट है, गौर से समझें इसको। कैश एक अलग अकाउंट है, ऑनर इक्विटी एक डिफरेंट अकाउंट है, फर्नीचर इज अ डिफरेंट अकाउंट, अगेन ऑनर इक्विटी आ गया। ठीक है, ये एक ही अकाउंट दोबारा रिपीट हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक डिफरेंट अकाउंट है, कैश दोबारा रिपीट हुआ, कैश दोबारा रिपीट हुआ, कैश एक मरतबा फिर रिपीट हुआ। इसी तरह कॉस्ट, सॉरी गुड्स में मर्चेंडाइज या इन्वेंटरी ये रिपीट हुई है। ठीक है, आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि हमारे पास ये जो हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, और कुछ जो रिपीट नहीं भी हो रहे होते हैं, तो वो एक सेपरेट हेड ऑफ अकाउंट होते हैं। लेजर्स के अंदर हम तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स को सेपरेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बना रहा हूँ कैश अकाउंट। कैश का इफेक्ट जर्नल में सबसे पहले 2 मई को आया है। ठीक है, कैश डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 150,000 से। किसके अगेंस्ट में डेबिट हुआ है? अब पार्टिकुलर में हम क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर्स में यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जिसके अगेंस्ट में ये डेबिट हुआ है, जिस अकाउंट के अगेंस्ट में हमारा ये वाला अकाउंट। अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट बना रहे हैं। कैश अकाउंट का जो काउंटर अकाउंट है, जिसने इसको डेबिट है तो क्रेडिट किया है, या अगर कहीं पर कैश क्रेडिट है तो उसके साथ जो डेबिट अकाउंट हो रहा है, तो वो अकाउंट जो भी होगा उसको हम यहाँ पर पार्टिकुलर्स में लिख देंगे सिंपली। ओके, अब आप पूरे जर्नल लेजर में देखते जाएं कि आपके पास कैश कहाँ कहाँ डेबिट या क्रेडिट हुआ है। देखें, 2 मई को फिर से कैश हमारा डेबिट हुआ है, सॉरी क्रेडिट हुआ है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट हुआ है। अमाउंट है 20,000 रुपीज। अगेन 3 मई को कैश डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है अगेन 15,000 रुपये। 3 मई, और ये इक्विपमेंट्स के अगेंस्ट में क्रेडिट हुआ है। 7 मई को हमारा कैश क्रेडिट हुआ है
अमाउंट है 50,000 और इसका काउंटर पार्ट है गुड्स, मर्चेंडाइज और इन्वेंटरी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैश हमारा डेबिट हुआ है 14 मई को सेल्स के अगेंस्ट में। Mei सेल्स के अगेंस्ट में कैश डेबिट हुआ है एंड द अमाउंट इज ₹10,000। उसके बाद 17 मई को ऑनर ने पर्सनल ड्राइंग्स की हैं, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया 5,000। आफ्टर दैट खलील एंड सन्स को हमने कैश दे दिया अकाउंट पेबल के अगेंस्ट में 20 मई को। तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया 10,000 से। एंड देन 25 मई को कैश हमारा डेबिट हुआ है क्योंकि हमें पैसे रिसीव हुए हैं अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में 20,000। एंड 29 मई को सैलरीज एक्सपेंसेस एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में 25,000 हमारे क्रेडिट हुए हैं। अच्छा, अब आप चाहें तो इनको अलग अलग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे सैलरीज एक्सपेंसेस को हमारे 15,000 थे और यूटिलिटी एक्सपेंसेस वर 10,000। और चाहे तो आप यहीं पर ही सैलरीज एक्सपेंसेस ऑब्लिक यूटिलिटी एक्सपेंसेस को साथ ही लिख के और एक ही मरतबा 25,000 से भी आप इसको डेबिट सॉरी क्रेडिट हुए हैं, इनको आप क्रेडिट कर सकते हैं। ओके, वंस हमारे पूरे मंथ के बैलेंसेस जो कैश की ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर आ गए। वैसे ये मैं आपको बता दूं कि लेजर डेली बेसिस पे बनना चाहिए या एटलीस्ट वीकली बेसिस पे बनना चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन ऑक्यूर हो उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लेजर में भी आना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में ऐसा ही होता है। यहाँ पर आपने जर्नल जर्नल बनाया, वो फौरी तौर पर लेजर में पोस्ट हो जाता है और उसका इफेक्ट वहां पर आ जाता है। अब सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म जो हमने लिखा था कि इसको ये सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म होता है, इसमें बैलेंस का कॉलम होता है आखिर में, इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आपके पास डेबिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर कोई चीज क्रेडिट होगी तो उसमें से माइनस होती चली जाएगी। प्रीवियस बैलेंस में से जो भी प्रीवियस बैलेंस होगा, पिछला बैलेंस होगा, उसमें जो नया डेबिट आ रहा होगा वो प्लस कर देंगे और जो भी अमाउंट क्रेडिट हो रहा होगा उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लें। आपके पास पहले ऑनर इक्विटी के तौर पर आए 1,50,000 रुपये, उसमें से फिर आपने 20,000 रुपये पे कर दिए। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस आ गया। मैंने क्या किया, पिछला बैलेंस लिया यानी 2 तारीख का जो इनिशियल बैलेंस था वो लिया और उसमें प्लस करना है मैंने जो भी डेबिट अमाउंट होगा और फिर उसमें से माइनस कर दूंगा जो भी क्रेडिट अमाउंट होगा। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा क्रेडिट हो रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। अब आप एंटर दबाएं
तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके एक्सेल आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके दे देगा। सेम यही काम इक्विपमेंट में होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूला को नीचे कॉपी करना है। कॉन्सेप्ट भी समझ लें, ये 1.5 लाख रुपए आपके पास था, आपने 20,000 दे दिया, बाकी आपके पास 1,30,000 रह गया। फिर आपने 15,000 रुपये फॉर इक्विपमेंट दे दिए, बाकी आपके पास 1,15,000 रुपये रह गया। फिर आपने सामान खरीदा, उसके लिए आपने 50,000 रुपये दे दिए, तो आपके पास 65,000 रुपीज रह गया। उसके बाद आपने सेल्स की है, तो आपके पास 10,000 रुपये आ गए, तो आपके पास अब कैश बैलेंस हो गया 75,000। ड्राइंग्स 5,000 रुपये निकालने के बाद हमारे पास कैश बैलेंस आ गया 70,000। अकाउंट्स पेबल देने के बाद कैश बैलेंस रह गया 60,000। अकाउंट्स रिसीवेबल लेने के बाद कैश बैलेंस हो गया 80,000। सैलरीज एक्सपेंसेस पे कर दी तो कैश बैलेंस हो गया 65,000। यूटिलिटी एक्सपेंसेस पे कर दिए तो कैश बैलेंस हो गया 55,000। ठीक है, इस तरह हमारा ये कैश का लेजर कंप्लीट हुआ। कैश का लेजर कंप्लीट होने के लिए हमारी एक एंट्री रह गई, हम उसको भी यहाँ पर पोस्ट कर लेते हैं। आप देखें ये सबसे लास्ट एंट्री जो हमारे पास है 31 मई पे हमने शॉप रेंट एक्सपेंस पे किया है, जिसकी वजह से हमारा कैश डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है 8,000 रुपये से। हम इसको भी यहाँ पोस्ट कर लेते हैं। शॉप रेंट एक्सपेंसेस 8,000। इस तरह हमारे ये कैश का लेजर कंप्लीट हुआ। कैश अकाउंट का लेजर, जर्नल लेजर हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि शुरू में हमारे पास कैश आया था 1,50,000, जिसमें से हमने 20,000 एक्सपेंस किया सिक्योरिटी डिपॉजिट का, 15,000 हमने पे किया इक्विपमेंट के अगेंस्ट में। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने परचेज की 50,000 की। सेल्स की मद में हमें पैसे मिले 20,000, 10,000। ड्राइंग्स हुए 5,000। अकाउंट पेबल के अगेंस्ट में हमने पेमेंट की है 10,000। अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें पेमेंट मिली है 20,000। सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस और शॉप रेंट एक्सपेंसेस, इन तीन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में हमने ये अमाउंट्स पे किए हैं 15,000, 10,000 और 8,000 रिस्पेक्टिवली। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो हमारे पास जो कैश रह गया है दैट इज 47,000। मंथ के स्टार्ट में हमारे पास आए थे 150,000 थ्रू ऑनर इक्विटी। ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे हमें मिले थे 1,50,000। जबकि मंथ के आखिर में हमारे पास 47,000 रुपीज बच गए हैं। इसी तरह से हमने बाकी तमाम लेजर्स भी बना लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ऑनर इक्विटी का हमने लेजर अकाउंट बनाया है, जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट आने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आया है ऑनर इक्विटी का, जो रिमेनिंग बैलेंस आया है वो आया है 245,000। फर्नीचर का बैलेंस आया है 100,000। सिक्योरिटीज डिपॉजिट का बैलेंस आया है 20,000। इक्विपमेंट का बैलेंस है 15,000। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, या इसको हम परचेज अकाउंट भी कह सकते हैं, इसका एंडिंग बैलेंस आया है 70,000। जबकि अकाउंट्स पेबल का एंडिंग बैलेंस आया हमारे पास 10,000। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस भी 10,000 है। सेल्स अकाउंट का एंडिंग बैलेंस है 40,000। सैलरीज एक्सपेंसेस का 15,000। यूटिलिटी एक्सपेंसेस का 10,000 और शॉप रेंट एक्सपेंसेस का 8,000। के बाद जब सारे लेजर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हमारा अगला स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। यहाँ पर हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाया हुआ है पहले ही, ताकि हमारी क्लास का टाइम सेव हो। ट्रायल बैलेंस में सबसे ऊपर उसी तरह कंपनी का नाम आता है, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस की हेडिंग आती है और फिर पीरियड मेंशन करते हैं कि फॉर विच पीरियड दिस ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। जो लेजर अकाउंट्स में हमारे पास जो एंडिंग बैलेंसेस आ रहे थे वो बैलेंसेस हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। अच्छा, जैसे कैश का हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ रहा था 47,000, वो हमने यहाँ लिख दिया।
कैश बाय डिफॉल्ट डेबिट में आता है, याद रखिएगा, तो इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया है। ऑनर इक्विटी का बैलेंस आ रहा था 245,000, हमने ऑनर इक्विटी को 245,000 से क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। 100,000 फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट बाय डिफॉल्ट डेबिट में आता है। ओके, अगर किसी का नेगेटिव बैलेंस आएगा तो वो आप यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस ही लिखेंगे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव बैलेंस होगा तो आप उसको नेगेटिव बैलेंस ही लिखेंगे। या तो आप उसको नेगेटिव बैलेंस लिखेंगे या फिर आप उसको अपोजिट साइड पर लिख देंगे। जैसे अगर वो डेबिट बैलेंस है, नो बाय डिफॉल्ट अगर उसने डेबिट होना होता है, तो ऐसे अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस अगर आता है तो आप उसको क्रेडिट में लिख सकते हैं। जैसे फर्नीचर बाय डिफॉल्ट एसेट है, और एसेट फर्नीचर की बाय नेचर जो है वो एसेट है, और एसेट बाय डिफॉल्ट डेबिट में रिकॉर्ड होता है। तो अगर ये सम हाउ क्रेडिट आ जाता है तो आप इसको सॉरी, अगर ये नेगेटिव बैलेंस आ जाता है तो आप इसको चाहे तो डेबिट में ही नेगेटिव में लिख सकते हैं, या फिर आप इसको पॉजिटिव करके क्रेडिट साइड पर लिख सकते हैं। तो आमतौर पर यही कीजिएगा कि अगर डेबिट नेगेटिव बैलेंस आ रहा हो या पॉजिटिव बैलेंस आ रहा हो, जो उसका बाय डिफॉल्ट जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है उसको वहीं पर रिकॉर्ड कीजिएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट है, डेबिट में हो जाएगा। इक्विपमेंट एसेट है, डेबिट में आ जाएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एसेट है, डेबिट में आ जाएगी। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट में आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स हैं, डेबिट में आ जाएंगे। सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट में आ जाएगा। सैलरीज एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, शॉप रेंट एक्सपेंसेस, ये तीनों एक्सपेंसेस हैं, इसलिए ये भी डेबिट में आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये डेबिट रिकॉर्ड होते हैं। ट्रायल बैलेंस हमारा कंप्लीट हुआ। याद रखिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमेशा बैलेंस होते हैं, ठीक है। अगर ये बैलेंस नहीं है, अपने नाम से ही जाहिर है ये ट्रायल बैलेंस है। अगर इसमें डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल नहीं है तो फिर हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। ये गलती मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। मसलन अगर आपने 8,000 की जगह बाय मिस्टेक एरियनसली अगर आपने 800 लिख दिया, या आपने 8,000 की जगह 80,000 लिख दिया, तो ये डिफरेंसेस आ जाएंगे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। डेबिट बढ़ जाएगा, क्रेडिट कम हो जाएगा, तो इसका क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा। या अगर आपने अमाउंट ऐसा, ये एरर अक्सर अकाउंटेंट्स कर रहे होते हैं कि वो जीरो एक या एक्स्ट्रा डाल देते हैं या एक जीरो लिखना भूल जाते हैं, तो उस सूरत में इस तरह का डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल है तो आपने सही क्वेश्चन किया है। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। जी, इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो इसी ट्रायल बैलेंस से फिर हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। हमने ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी यहाँ पर बनाई हुई है। अब चलते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम या इनकम स्टेटमेंट या इनका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इस पे सबसे ऊपर नाम आ जाएगा कंपनी का या जो इंडिविजुअल है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम, एंड देन आप डेट डाल देंगे कि किस डेट पे या किस पीरियड के लिए या किस पीरियड के एंडिंग डेट पर आप ये बना रहे हैं। तो दिस इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 मई 2018। सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं सेल्स। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम सबसे पहले देखेंगे हमारी सेल्स कितनी हुई थी। हमने 40,000 के सामान सेल किया था, जो कि हमारे पास यहाँ ट्रायल बैलेंस में भी आ रहा है 40,000, ये आ गया 40,000 यहाँ पर। उसके बाद फिर हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ रेफर करते हैं। हमने देखा था कि क्वेश्चन में इन्होंने हमें बताया था कि गुड्स सोल्ड 14th ऑफ, अगर आप देखें 14th ऑफ मई पे आपके पास आ रहा था गुड्स सोल्ड टू इकराम ब्रदर्स वर्थ ₹21,000 फॉर ₹30,000 एंड गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 वर्थ ऑफ कैश सेल्स इज ₹7,000। 14 मई को हमने कैश सेल्स किया था 10,000 जिसकी वर्थ थी 7,000, और जो हमने उधार पे सामान बेचा था 14 मई को इकराम ब्रदर्स को, उसकी टोटल कॉस्ट थी 21,000 जो कि हमने 30,000 में बेचा था।
ठीक है। तो ये 21,000 और 7,000 ये दोनों हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ इन दोनों को टोटल कर दिया है 21,000 और 7,000, तो ये आ गए हमारे पास 28,000। 40,000 की सेल्स में से जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 28,000 का निकाल दिया तो हमारे पास बच गया 12,000, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंसेस निकाल देंगे। हमारे पास यहाँ जर्नल और एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस एंड शॉप रेंट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जब यहाँ पर टोटल किया तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास आ रहे हैं 33,000। अनफॉर्चुनेटली हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कम है और हमारे जो नेट एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हैं, तो हमारे पास नेट इनकम की जगह पर नेट लॉस आया है, जिसको हम नेगेटिव में शो करते हैं। हमारे पास यहाँ नेट लॉस आया है 21,000 का। इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर हम आते हैं चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते हैं। चेंज इन इक्विटी क्या है? ऑनर्स इक्विटी के अंदर कितना चेंज आया है। देखिए ओपनिंग बैलेंस था ऑनर इक्विटी का हमारे पास 250,000। ऑनर ने शुरू में दो चीजें लेकर आया था ना, एक उसने कैश दिया था 1,50,000 और उसने ऑफिस फर्नीचर दिया था 1,00,000 रुपए। तो ऑनर का जो टोटल कैपिटल था उसका ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 250,000। ड्यूरिंग द पीरियड इसने ड्राइंग्स की हैं 5,000, और जो हमारे पास नेट इनकम आई है या नेट लॉस ये भी इसी में इफेक्ट होगा। अगर ऑनर कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लाएगा ड्यूरिंग द पीरियड तो वो ऐड हो जाएगी, नेट इनकम इसमें ऐड हो जाएगी। ऑनर अगर कोई विड्रॉवल्स करता है, ड्राइंग्स करता है, तो वो इसमें से माइनस हो जाती है। तो इस वक्त एज ऑफ टुडे, एज ऑन 31 मई 2018, ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट की नेट वर्थ है दैट इज इक्वल टू 224,000। फिर हम आ जाते हैं अपनी बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में दो पोर्शंस होते हैं, एक एसेट का कॉलम होता है और उसके बाद फिर इक्विटी का कॉलम होता है। एसेट के पोर्शन में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं तमाम एसेट्स को हम यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देते हैं। जो एसेट्स के जो एंडिंग बैलेंसेस है, याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंसेस नहीं बल्कि एंडिंग बैलेंसेस। कैश हमारे पास 47,000 रह गया है, फर्नीचर का लेजर हमें बता रहा है 100,000 और सिक्योरिटीज डिपॉजिट का लेजर हमारे 20,000 दिखा रहा है। इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट 15,000 का हमारे पास है। गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने परचेज की थी 70,000 की, इसका बैलेंस आ रहा था 70,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम 70,000 का इसका बैलेंस ले लेंगे। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे पास से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई है, यानी ये जो मर्चेंडाइज हमारे पास रखा हुआ था उसमें से हमने कुछ सामान बेच दिया। वो सामान जो हमने बेच दिया वो कितने का था? दैट वाज ऑफ 28,000। 70,000 में से ये 28,000 निकालेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट 42,000 हमारे पास आ जाएगा बैलेंस में। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है जो कि हमने इकराम ब्रदर से लेना है, दैट इज इक्वल टू 10,000। तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए 234,000। सेम हम अब इक्विटी पोर्शन पर आते हैं। इक्विटी पोर्शन में दो चीजें होती हैं, एक ऑनर इक्विटी और दूसरा लाइबिलिटीज। ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उनको भी हम यहाँ पर लिस्ट डाउन करेंगे, और जितनी भी हमारे पास ऑनर इक्विटी होगी उसका जो बैलेंस होगा जैसे अभी हमने ऊपर किया था वो भी हम यहाँ पर लिस्ट डाउन करेंगे। ऑनर इक्विटी का एंडिंग बैलेंस आ रहा है 224,000 आफ्टर प्रिपेयरिंग द चेंज ऑफ इक्विटी स्टेटमेंट। जबकि अकाउंट पेबल का अगर आप पीछे जाकर देखें लेजर में, तो अकाउंट पेबल के लेजर में एंडिंग बैलेंस आ रहा था 10,000। तो इस तरह से ऑनर इक्विटी 224,000 और अकाउंट पेबल 10,000, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा टोटल इक्विटी आ जाएगा 234,000। तो हैंस प्रूव के हमारा इक्विटी साइड और हमारी एसेट साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। एंड दिस इज इट। ये होता है लास्ट स्टेप फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अच्छा अब हम इसको यहीं पर रखेंगे। ये तो हो गया कुछ हमारा रिवीजन वर्क जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है सब, उसमें से थोड़ा थोड़ा हमने रिवाइज कर लिया। सो दिस इज इट, यहाँ तक हमारा हो गया थोड़ा सा रिवीजन वर्क जो हमने पहले पढ़ा है, या जो लोग नए हैं जिनका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए एक लर्निंग हो गई। और जिन लोगों ने पहले से ही अकाउंट्स का कुछ पढ़ा हुआ है, मसलन आई कॉम किया है या बी कॉम किया है, तो उनके लिए रिवीजन हो गया। और अब जो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स आएंगे वहाँ से हमारा प्रैक्टिकल जो
प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होती है वो हम शुरू करेंगे। तो अपकमिंग लेक्चर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप सब लोग कोशिश कीजिएगा कि ये लेक्चर पहले लाजमी सुन लीजिएगा, ताकि फिर आपको नए आने वाले लेक्चर्स बहुत आसानी से और सही से समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।